होता है और जब बाजार गिरता है तो अक्सर लोग पैनिक में आ जाते हैं और वहां गलती होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अनुज जी, तो अगर हम बात करें, देखिए बार बार वो बात तो है, अभी अब बॉटम आउट वो एक अलग सिनारियो हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई सिलेक्टिव बाइंग करना चाहता है तो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ खरीदा जा सकता है? इज दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? देखिए, डिपेंड करता है आप किस स्टॉक में हैं। एक्चुअली इसका जवाब मैं इस तरीके से दूं, दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे कई स्टॉक हैं जिसमें इस समय सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिसमें इस समय स्क्रीमिंग बाय है। तो एक लॉन्ग शॉर्ट मार्केट है ये। आप कई स्टॉक्स को लॉन्ग करेंगे इस मार्केट में, कई स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे? लॉन्ग वहाँ करेंगे जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ अर्निंग्स का कंफर्ट है, जहाँ सेंटीमेंट स्ट्रांग है। शॉर्ट कहाँ करेंगे? फैंसी स्टॉक्स में, हर रैली पर, जहाँ पर बिना अर्निंग्स के नैरेटिव बेचे गए थे, वहाँ पर आप हर लेवल पे शॉर्ट करेंगे या हर रैली पर शॉर्ट करेंगे। ये मेरा सिंपल जवाब होगा। जी, तो बिल्कुल जो प्रकाश जी ने कहा लगभग वही बात कह रहे हैं यहाँ पर अनुज भी कि वो बाइंग भी है और सेलिंग स्टॉक भी है कि आपको खराब स्टॉक से तो बाहर निकलना ही निकलना है। मीर सर, इस पे आपकी क्या राय होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो जो लोगों को सुनता हूँ रोज, हमारे सवाल आते हैं वहां से, मुझे लगता है कि वो बेचारे बहुत परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी बहुत है, जैसा अभी प्रकाश जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। तो आई थिंक जो प्रकाश और अनुज ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वो दिवाली में जैसे होता है ना, जो एक घर की फ्रेश पेंटिंग होती है, सफाई होती है, तो ऐसे मार्केट में ये सफाई करना ज़रूरी होता है एंड डिस्पैशनेटली कॉल लेके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। और जैसे प्रकाश ने कहा ना कि टिपिकली इन्वेस्टर्स जब आते हैं जब दर्द होता है, तो और पहले से बताता नहीं कि क्या खाया था कल, तो राइट। अब आप पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि भाई ये लाशें पड़ी हुई हैं तो उसका क्या किया जाए। तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसिप्लिन रखा जाए और क्वालिटी फिल्टर्स है या तो डिवर्सिफिकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब के जो लेसन्स जो लर्न किए हैं उनको अभी फ्यूचर में याद करके काम किया जाए। तो सर कैसे देखेंगे, मतलब ब्लू चिप स्टॉक है मेरे पास तो उसको मैं रख के ही चलूं, कुछ मिड कैप्स हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, आगे चल के अच्छा परफॉर्म करें तो उनको रख लूं, वो डिसीजन मैं कैसे लूंगा? एक दो स्टॉक है, लोग पूछ लेते हैं, लेकिन कई लोगों के पास काफी सारे स्टॉक होते हैं। अच्छा, एक और बात है, एक एक्स स्टॉक के लिए आपने कहाँ खरीदा, आपके लिए सलाह अलग होगी, मैंने किस लेवल पे और कहाँ खरीदा, कितना खरीदा, मेरे लिए सलाह अलग होगी। कई बार लोग उसमें भी मिक्स कर देते हैं। करेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सलाह दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस डज नॉट मैटर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से एक एंकरिंग बायस बन जाती है और एक लॉस अवर्जन इज अ बिग बायस। हमें तो आज के भाव में ये वैल्यूएशन गिवन द करंट फंडामेंटल्स सही है कि नहीं वो देखना है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एनएवी रोज की रोज कैलकुलेट करते हैं, तो कल के भाव से मुझे आज को क्या मतलब है, राइट। क्योंकि कल की एनएवी तो पब्लिश हो चुकी है, जिसको जो एनएवी एंट्री एग्जिट करनी थी वो कर ली। आज जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आज की एनएवी पब्लिश होगी। तो उसी तरह से कॉस्ट को आई थिंक, अभी टैक्स प्लानिंग पर्पज अलग बात है, लेकिन मैं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय और सेल की बात करूं तो कॉस्ट को हमें इग्नोर करना चाहिए और ग्राउंड अप स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है पंकज साहब, अब देखिए अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिक मार्केट की और यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इंटरेस्ट रेट का एक साइकिल कट डाउन का शुरू हो गया। महंगाई जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस आरबीआई करता है, वहाँ पर भी अभी तो रिलेटिवली जो आंकड़े हैं वो थोड़े राहत वाले हैं। आगे ग्रोथ का अनुमान भी थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही है। तो क्या ये सारी चीज़ें अब जो वर्स्ट है वो पीछे छूटा और आगे जो है एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बना रही हैं आपके हिसाब से? देखो विपिन भाई, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जो एक डार्क टनल है, आई थिंक वी आर क्लोजर टू द एंड, आई थिंक नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइट। और पर उसमें अभी कितना समय लग जाएगा, समय इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, क्या एक क्वार्टर की बात है, 2 क्वार्टर की बात है, उसमें अभी कितनी और चर्निंग होनी है, स्मॉल मिड कैप में कितनी और डिस्ट्रक्शन होनी है, आई थिंक काफी सारे प्रश्न चिन्ह है। और जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को शायद दोहरा रहा हूं, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कहां पर रुपये की स्टेबिलिटी आएगी। मेरा ये मानना है कि करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है, जो समीकरण होता है, आई थिंक दैट डिक्टेट्स व्हाट इज हैपनिंग इन अदर से इन कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट।
और जो अब उसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ एक अगर हम इफ वी ट्राई टू सर्च फॉर द पॉजिटिविटी, हमने काफ़ी नेगेटिविटी की बात कर ली है। ऐसा लग रहा है कि अब जो ग्लोब में एक जो वॉर काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहे थे उनमें काफ़ी थमाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक वी आर क्लोजर टू यूक्रेन रशिया वॉर ख़त्म होने के काफ़ी क्लोज होंगे हम। गल्फ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को एक जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर पिछले 1.5-2-3 साल में देखने को मिला, दैट वाज क्रूड। आई थिंक क्रूड में काफ़ी स्टेबिलिटी थी। आई थिंक उसको हमारी कंट्री को काफ़ी हेल्प किया है और आने वाले जिस तरह के समीकरण अब हम रुझान देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की कमेंट्री देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि क्रूड में और नीचे की तरफ ही एक स्टेबिलिटी रहेगी रादर देन बीइंग वरीड अबाउट कि ये ऊपर ना चला जाए। सो दैट इज वन काइंड ऑफ स्टेबिलिटी वो हैगी। जिस तरह के रिजल्ट्स अभी हमारे को रिसेंट Q3 में देखने को मिले, आई थिंक रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट देयर वर सीरियस पॉकेट्स ऑफ एनकरेजमेंट। और अगर अगले 2 क्वार्टर में हम देखते हैं कि रिजल्ट सीजन यहाँ से थोड़ा बेहतर हो जाता है, खास तौर से मेरे को लगता है जो अगर हम एक फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, काफी सीरियस एनकरेजमेंट देखने को मिली है, काफी रेजिलियंस भी हम देखने को मिल रहे हैं। मार्केट्स काफी मैच्योर है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बैंक्स में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, आई थिंक दैट कुड बी वन सीरियस पॉकेट ऑफ आउट परफॉर्मेंस इन कमिंग क्वार्टर्स। सो समीकरण अच्छे बन रहे हैं, बट यहाँ से और कितनी एक वॉलेटिलिटी में मार्केट में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कहना मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ बने रहिए, सिलेक्टिवली उसमें बाइंग करिए और जो खराब क्वालिटी स्टॉक्स है उनसे बाहर आइए। आई थिंक दैट इज द ओनली मंत्रा यू कैन हैव एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट वेरी फार अवे काइंड ऑफ थिंग कि मार्केट दोबारा से एक शॉर्ट टर्म प्लेटू बना के एक यू टर्न लेती है और सेक्टर्स और स्टॉक्स थोड़े से बदल जाएंगे, बट ब्रॉडली आई थिंक फ्रॉम करंट काइंड ऑफ लेवल्स chances are very serious for making decent profits, strong profits rather than losing more money। एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि शायद कई बार हम किसी चीज के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, इन द सेंस आज से 6-8 महीने पहले डिफेंस में फ्रॉड बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था एंड देयर वर सम फंड्स व्हिच वर कमिंग विद द आईपीओ ऑफर्स एट द टॉप ऑफ द फ्रॉड और टॉप ऑफ द डिफेंस, और उसमें भी हमने देखा था कि भर भर के आ रहे थे। सो अगर थोड़ी सी अलर्टनेस रहे, आई थिंक सेक्टर चर्निंग, स्टॉक चर्निंग बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जैसा प्रकाश भाई कह रहे थे, अगर सीरियस एक्सपर्ट एडवाइस इन्वेस्टर्स लें तो आई थिंक दे कैन डू मच बेटर। ठीक है, छोटा ब्रेक ले लेते हैं और वो सीरियस एक्सपर्ट एडवाइस ही कि फिर आप कौन से स्टॉक्स देख सकते हैं, कौन से सेक्टर्स देख सकते हैं, किस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी बाइंग कर सकते हैं, वो पूरी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।